वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग काव्य खंड से अध्ययन करेंगे पाठ 4 के बारे में, जो चौथे पाठ के रूप में आप देखेंगे कि आपका स्वदेशी पाठ जो है चौथे पाठ के रूप में आपका काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता के रूप में आप देखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी ने इसको रचित किया हुआ है। तो इनके द्वारा यह जो कविता है आपका स्वदेशी, यह किस प्रकार की कविता है, स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी का अर्थ क्या है, स्वदेशी यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है। जैसे आज हम सभी जो भारतवासी हैं, हम स्वदेशी की बात तो भले ही करते हैं, लेकिन विदेशी वस्तुओं पे हम आश्रित हो चुके हैं। और ऐसा ही बातों को इन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो चलिए हम कविता को जानने से पहले यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के बारे में कुछ बातों को पहले समझ लें, क्योंकि यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है बातें। तो आप जानेंगे कि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमधन जी अगर कहा जाए कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण एक कवि थे, तो उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है मिर्जापुर, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन यानी कि मृत्यु जो था 1962 ईस्वी में हुआ था। काव्य और जीवन दोनों ही क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना एक आदर्श वे मानते थे। और वे निहायत ही, अगर हम समझे इस बात को, तो निहायत ही कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखने का भी काम करते थे। ऐसा ही वे लेखनी भी उनका था। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण भी किया था। और 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर के जो रसिक समाज था, ऐसे समाज की उन्होंने स्थापना भी किया था। और उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया था। वे भारतीय साहित्य सम्मेलन के रूप में कलकत्ता अधिवेशन में के सभापति का पद भी सुशोभित करने का काम किए थे। इनकी रचनाएं जो है प्रेमधन सर्वस्व नाम से संग्रहित किया गया है। और प्रेमधन जी निबंधकार के साथ नाटककार, कवि और समीक्षक के रूप में जाने जाते थे। और खासकर भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध एक नाटक के रूप में आप देखेंगे। जैसे नाटक एक है इनका, उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य भी लिखा था, जिसमें ग्रामीण जीवन था उसका यथार्थ चित्रण करते हुए या कहीं से भी वैमनस्य की भावना नहीं लाते हैं। यानी ग्रामीण जो जीवन होता है, वास्तविक जीवन होता है गांवों का, इसको उन्होंने प्रकट करने का काम किया है। और प्रेमधन के माध्यम से अगर कहा जाए, प्रेमधन ने काव्य रचना अधिकांश रूप से ब्रज भाषा में लिखने का काम किया है, अवधी में लिखने का काम किया है। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली, हिंदी की अगर बात किया जाए तो खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता के साथ साथ हम समझे कि यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और यह दिखाई देते हुए आपको नजर आता है, जिसमें उनके काव्य में लोकोन्मुखता के साथ एवं यथार्थ परायणता का एक आग्रह किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाने का काम भी किया है। साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का भी विरोध इन्होंने किया था। प्रेम धन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह एक गुच्छ जो आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। शीर्षक के अंतर्गत यहाँ जो आप देखेंगे, इसमें दोहों के नवजागरण का स्वर मुखरित होते हुए नजर आता है। दोहों की जो विषय वस्तु है और उनका काव्य वैभव इनके शीर्षकों को सार्थकता प्रदान करते हुए नजर आता है। कवि की चिंता और उसकी जो स्वर भांगिता है आज कहीं अधिक प्रासंगिक होते हुए आपको दिखेगा, जो कि इस कविता के माध्यम से, इस दोहों के माध्यम से यह कवि हम लोग के बीच में कैसी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, इन बातों को हम समझेंगे और देखेंगे कि यह जैसे बता रहे हैं कि सभी विदेशी वस्तु नर, आप अगर आपके पाठ्य पुस्तक है तो आप इसे सामने रखें और इसे समझने का प्रयास करें कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति गीत लिखात, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति गीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मदर साथ। सभी विदेशी यानी सभी लोग सब विदेशी वस्तु पर, यानी उसके गति पर, उसके रति पर, यानी सभी लोग अब उसी पे लखात हो चुके हैं, उसी पे आश्रित हो चुके हैं। अब उनके अंदर भारतीयता कछु न, भारतीयता नाम का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अर्थात उनके अंदर भारतीयता है ही नहीं। और भारत में दर्शात, और वो अपने आप को भारत में दर्शा रहे हैं कि मैं भारतीय हूं।
विदेशी वस्तुओं पर आश्रित हो चुके हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं भी भारतीय हूं, तो क्या यह भारतीयता का सही लक्षण हो सकता है? जो यहाँ बद्री नारायण चौधरी जो है बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं। जैसे आज देख रहे हैं कि कुछ विदेशी वस्तुओं का त्याग करना भी जरूरी है, हमें स्वदेशी अपनाने की भी जरूरत है। हम अपने वस्तुओं पे आश्रित होने की बात करें, हम विदेशी वस्तुओं पे आश्रित होंगे तो एक दिन समय आएगा कि हम निश्चित रूप से हम आर्थिक रूपों से वैसे विदेशी वस्तुओं के गुलाम हो सकते हैं, तो आर्थिक गुलामी हमारी हो सकती है। तो यही यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मनोज भारती देखो कोई सकत नहीं पहचान, मनोज भारती देखो कहीं सकत नहीं पहचान, मुसलमान की हिंदू किधो कहें ये क्रिस्तान। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, यानी कि मनोज भारती देखी कहीं, यानी मनोज भारती मनोज भारत की अगर बात करता है, सकत नहीं पहचान, कहीं पहचान नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान हिंदू किधो, कहां हिंदू है कहां मुसलमान है, कह है एक क्रिस्तान, ये तो क्रिस्तान है, जहां हिंदू और मुसलमान है ये क्रिस्तान है। फिर अगली बात कह रहे हैं, अगली पंक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि परदेसी पाए, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि परदेसी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। देखिए कितनी अच्छी बात है, पढ़ी विधा परदेश की, जब विद्या परदेश की आप ले लेते हैं तो आपकी बुद्धि भी तो विदेशी हो जाती है। परदेश की विद्या लेंगे तो आपकी बुद्धि भी तो परदेश की होगी, आपकी बुद्धि भी विदेश की हो जाएगी, क्योंकि चाल चलन परदेश की, आपके अंदर चाल चलन भी, स्वभाव भी, आपके अंदर गुण भी, यह सब कुछ आपका विदेशी हो जाएगा या परदेशी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझेंगे कि आपको अपने कल्चर को छोड़ के, अपने संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृतियां बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी संस्कृति तो खराब है, अपने संस्कृति को दोष देते हैं, अपने सभ्यता को दोष देते हैं, दूसरे संस्कृतियों को समझते हैं। एक बार तो आप समझिए आपकी संस्कृति क्या है, आपकी संस्कृति में दम कितना है, आपकी संस्कृति कितनी महान है, इसके बारे में तो अंदाजा लगाइए। तो आप दूसरे के संस्कृति के बारे में, दूसरे के चाल चलन के बारे में ज्यादा मोहित न होइए, ज्यादा आपके अंदर यह भावना नहीं आए। फिर अगले बात कह रहे हैं बद्री नारायण प्रेमधन जी कि कह रहे हैं कि ठटे परदेश ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश सपने हो जिसमें न कहो भारतीयता लेस। यानी कहना है इनका कि ठटे विदेशी ठाट बाट, यानी सबके अंदर विदेशी ठाट बाट आ चुका है। बन्यो देश विदेश, अपने ही देश को विदेश बनाने की सोच में लगे हुए हैं। सपने हो जिनमें न कहो भारतीयता ले, सपने में भी न कहो कि उनके अंदर भारतीयता दिखेगा, यानी सपनों में भी उनके अंदर भारतीयता नहीं है। बोली सकत, अगले पंक्ति है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कहना है इनका कि बोल सकत हिंदी नहीं, अब वो हिंदी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अब मिली हिंदू लोग। अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी को भाग रहे हैं, अंग्रेजी का उपभोग कर रहे हैं और इसी में अपने आप को महानता हासिल कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि मैं तो महान बन गया, मैं तो विद्वान बन गया, मैं तो जानकार बन गया। आपके याद के लिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, वे थोड़ी सी अंग्रेजी जान लेते हैं तो उनको लगता है कि बहुत तेज हो गए हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कोई थोड़ा दो लाइन इंग्लिश बोल लेता है तो लगता है कि बहुत विद्वान है। लेकिन विद्वता का मतलब या कोई भाषा का जानकारी होना नहीं होता है। विद्वता का सही अर्थ यही होता है कि विषय वस्तु के बारे में गहराई से अध्ययन होना ही विद्वता होता है। तो हम विदेशी भाषाओं का, यानी किसी विदेशी भाषा का, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जापानीज हो या कोई भी भाषा विदेशी हो, अगर विदेशी बोल लेते हैं तो इसका मतलब कि हम विद्वान नहीं हो जाते हैं। हमारी सभ्यता की गहराई का ज्ञान हो, हमारे जानकारी का गहराई से ज्ञान हो, यह बातें हमारे अंदर होनी जरूरी है, तभी हम विद्वान कहे जा सकते हैं, हम तेज हो सकते हैं। अगले पंक्ति में यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी बता रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश ऋषि, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति अनीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यानी कि अंग्रेजी वाहन को लेकर वसन में अपना लिए हैं और इसके साथ अपने वेश रीति और नीति में अपना लिए हैं। अंग्रेजी रुचि जब उनका इस प्रकार से बन गया है, अंग्रेजी यानी उनकी रुचियां इस प्रकार से हो गई है
उनका गृह के रूप में देखा जाए, घर के रूप में देखा जाए, सकल वस्तु देश विपरीत, वह बिल्कुल अपने देश के विपरीत काम करते हैं। हमारे देश से जैसे आप देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। वह कभी भी हमारी सभ्यता के लायक नहीं है और हमारी सभ्यता के जैसा शुद्ध और स्वच्छ नहीं है। अगले पंक्ति में कह रहे हैं, फिर हिंदुस्तानी नाम सुने अब ऐसा कुचीला जात, हिंदुस्तानी नाम सुने अब ऐसा कुचीला जात, भारतीयता सब वस्तु है सोयो हाय हिनात घिनात। यानी कि कहा जाता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर अब ऐसा कुचीला जात, अब हिंदुस्तानी नाम सुनते हैं तो उनको शर्म आने लगती है, क्योंकि भारतीयता सब वस्तु है सोये हाय घिनात। भारतीयता की बात सुनकर ये घिनाने की बात करने लगते हैं, इनको घिन आने लगती है। देखिए, इसी देश के रहने वाले ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही देश से घिनाने का काम करते हैं, अर्थात वो देश प्रेमी तो हो ही नहीं सकते हैं। देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। यानी इनका कहना है बद्री नारायण प्रेमधन जी का कि देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बनो बानक बनो, सब अंग्रेजी जो चाल है, हाटन हाट यानी बाजारों में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल, वहां देखो कि अंग्रेजी माल तो भरा हुआ है बाजारों में, क्योंकि उनकी तो यही सोच है कि हमारी माल यहाँ बिकते रहे, हमारी माल का यहाँ सौदागर बने रहे और वह इस तरह से मुनाफे कमाते रहे। अगले पंक्ति में कह रहे हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा, अगले पंक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पंक्ति में जैसे आज के आधुनिक जो नेताओं के बारे में है कि किस तरह की सोच रखते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वो, यह कैसी खाम ख्याली। यानी कहने का मतलब है कि जिनसे संभल सकत नहीं तन की, जिनसे अपना ही संभल नहीं पाता है, धोती ढीली ढाली, जिनका धोती अपना स्वयं का ढीला डाला है, वह अपना ही धोती नहीं संभल पाता है, देश प्रबंध करेंगे। यानी कि उनको देश प्रबंध करने की बात मन में सूझ जाती है, देश प्रबंध करने की बात करते हैं, लंबी चौड़ी भाषण दे देते हैं और लंबे चौड़े भाषण के माध्यम से यह कैसी खाम ख्याली, यह कैसा खाम ख्याल है उनका। और हम लोग भरोसा कर जाते हैं वैसे लोगों पर, और भरोसा करके हम उनको देश संभालने की बात कर देते हैं। जो अपनी धोती को नहीं संभाल सकते वो क्या देश को संभाल पाएंगे। और अंतिम पंक्ति में यहां कवि बता रहे हैं कि दास वृत्ति की चाह चहूं, दिशी चारहूं वर्ण बढ़ा ले, करत सुख खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाले। यानी कि हम लोग की तो दास प्रवृत्ति की प्रवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि चाहूं दिशु यानी चारों दिशा में अगर देखो, चारों वर्ण बढ़ा ले, हर जगह पे यह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि हम लोगों के अंदर दास वृत्ति आती जा रही है, हम लोग दासी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। करद खुशामद झूठ प्रशंसा, क्योंकि खुशामद करो तो आगे रहोगे, झूठी प्रशंसा करो तो आगे रहोगे। जिसकी प्रशंसा करोगे यानी जिसके चमचे बनोगे उसके साथ तुम लगे रहोगे, और जिसकी चमचे नहीं करोगे, उसका सही बात उजागर कर दोगे, सही बात कह दोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें वो अपना प्रशंसक नहीं मानेगा। मानहूं बने डफाली, तो तुम अगर डफाली बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से ऐसा करो, अगर नहीं बनना चाहते हो तो मत करो। तो यह है आपके स्वदेशी पाठ, और इस तरह से फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को एक बार